नमस्कार। आज हम संघीय कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, यूनियन एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अध्ययन करेंगे। मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। वस्तुतः संविधान निर्माता राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान ही बनाना चाहते थे। जिस प्रकार की व्यवस्था इंग्लैंड में सम्राट के लिए की गई है, संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग न होकर मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको नेतृत्व प्रधानमंत्री प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि भारत में मंत्रिपरिषद संबंधी कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल अपनाया गया है। इसमें हम नंबर 1 देखेंगे, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि वह ब्रिटिश साम्राज्ञी की भांति नाम मात्र का प्रधान है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी निर्णय को पुनः विचार के लिए कह सकता है, पर उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकता। नंबर 2, बहुमत दल द्वारा मंत्रिपरिषद की रचना, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय मेजॉरिटी पार्टी। संसदीय व्यवस्था में बहुमत दल द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। भारत में जब तक एक दल का वर्चस्व रहा, तब एक दलीय मंत्रिपरिषद की रचना होती रही। वस्तुतः यह राजनीतिक सजातीयता शीघ्र निर्णय में सहायक होती है। वर्तमान में लोकसभा में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति चिंताजनक है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मंत्रिमंडल में अंतरंग कितने भी विवाद व विरोध क्यों न हो, पर लोकसभा में वह अपनी नीतियों को सामूहिक रूप से पेश करते हैं। यदि किसी मंत्री का स्वर लोकसभा में अधिक तीव्र हो, तो वह त्यागपत्र दे देता है। मंत्रिमंडल अपनी सफलताओं और असफलताओं के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच अंतरंग संबंध होना स्वाभाविक है। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के बहुमत दल के सदस्य होते हैं। सामान्यतः वे ही महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं। उनके दल का बहुमत होने के कारण विधेयक पारित कराने में वे सफल होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। 6 महीने में किसी सदन का सदस्य न होने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व। राज्यसभा इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड। संविधान इस बिंदु पर मौन है कि मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व किस अनुपात में होगा, पर व्यवहार में यह देखा गया है कि मंत्रिपरिषद में राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिनिधित्व का अनुपात मंत्रिपरिषद का स्वविवेक तथा राजनीतिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। भारतीय संविधान मंत्रिपरिषद के दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को स्थिति को स्वीकार करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री सदस्यों को विभागों का बंटवारा करता है। किसी मंत्री को आवश्यकता पड़ने पर त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था, क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। दल में व्यक्ति के महत्व को देखते हुए समय समय पर भारतीय मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। सरदार पटेल, श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक आकार के कारण प्राप्त हुआ है। वस्तुतः संविधान में इस पद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है गोपनीयता, सीक्रेसी। प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करते समय
गोपनीयता की शपथ लेना आवश्यक है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मंत्रिमंडलीय गतिविधियों के संबंध में जनता के सामने मौन रहेंगे। मंत्रिमंडलीय बैठकों में यद्यपि वे अपने विरोध के स्वर को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक बार निर्णय हो जाने के पश्चात उन्हें एक सशक्त टीम के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। यह गोपनीयता का सिद्धांत एकता तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार हमने ये भारत में मंत्रिपरिषद के सिद्धांतों का अध्ययन किया। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के कार्य, फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। इसमें मंत्रिमंडल के कार्य देखेंगे कि कौन कौन से कार्य है जो मंत्रिमंडल संपादित करता है। इसमें नंबर 1 है नीति निर्माता, फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसीज। नीति निर्माता मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह नीतियों का निर्माता है। नीति के आधार पर ही भावी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और कठिन इसलिए क्योंकि नीतियों को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। देश के आंतरिक व्यवहारीय क्षेत्र में किस प्रकार की दिशा देनी है, यह मंत्रिमंडल तय करता है। नेक्स्ट है समन्वयकारी कार्य, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस। शासन और प्रशासन में व्यवस्था लाने के लिए कार्यों को विभिन्न भागों में बांटा जाता है, पर संपूर्ण देश को समरस गति देने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय का होना आवश्यक है। इससे धन, समय तथा मानव क्षमता के अपव्यय को भी रोका जा सकता है, विकास को त्वरित गति प्रदान की जा सकती है। इन सब उद्देश्यों को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा समन्वयकारी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रशासन का संचालन, रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मंत्रिमंडल सरकार का महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभाग है। प्रत्येक मंत्री एक महत्वपूर्ण विभाग के लिए उत्तरदायी होता है तथा उस विभाग के सुचारू संचालन के लिए वह नेतृत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है विदेशी संबंध तथा नीतियाँ, फॉरेन रिलेशंस एंड पॉलिसीज। विदेशों से सभी संधियां, समझौते संबंधी निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। यद्यपि विदेश विभाग का प्रभारी विदेश मंत्री होता है, तथापि महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के बाद ही तय किए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। संसद द्वारा सामान्यतः इस संबंध में विरोध कम किया जाता है। विरोध करने की स्थिति में मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री सदन को भंग करने तथा पुनः निर्वाचन का सुझाव राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट है बजट। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्त पर नियंत्रण संसद का होता है, पर व्यवहारिक रूप में देखें तो वर्ष का बजट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। जिस प्रकार मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की जाती है, उसके पश्चात ही वित्त मंत्री द्वारा बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार सिद्धांत रूप में तो देश का धन संसद की स्वीकृति से खर्च किया जाता है, पर यहाँ भी नियंत्रण वस्तुतः मंत्रिमंडल का ही होता है। नेक्स्ट है और अंतिम महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। संविधान द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है, वास्तविक रूप में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। विदेशों में राजदूत, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा प्रेक्षक जिसे कैग कहा जाता है, CAG, महाधिवक्ता, तीनों सेनाओं के सेनापति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। वस्तुतः मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण शासकीय और प्रशासनिक स्थिति के कारण कई बार इस प्रकार की आशंका भी व्यक्त की जाती रही है कि मंत्रिमंडल निरंकुश हो सकता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल को बारकर ने नीति का चुंबक कहा है। मैरियट महोदय ने प्रशासन चक्कर को घुमाने वाली धुरी कहा है। लावेल महोदय ने चक्कर के अंदर चक्कर मंत्रिमंडल को कहा है। ये सारी संज्ञाएं भारतीय मंत्रिमंडल पर भी लागू होती हैं। सच्चाई यह है कि मंत्रिमंडल शक्तिशाली तो हो सकता है, पर निरंकुश नहीं। उसे समय समय पर संसद, देश के बुद्धिजीवी, संचार माध्यमों के सामने जवाबदेही करनी होती है और अंततः 5 सालों के बाद जनता के सामने पेश होना पड़ता है। जनता 5 सालों के हिसाब का लेखा जोखा करते हुए निर्वाचन के समय अपना निर्णय सुनाती है। पिछले कुछ वर्षों में किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने
स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकारें बनाई जा रही हैं। इस अवस्था में न तो प्रधानमंत्री की परंपरागत शक्तिशाली भूमिका रही है और न ही मंत्रिमंडल में पहले जैसी समन्वयकारी भूमिका तथा सहयोग की भावना देखी जा सकती है। धन्यवाद।